This video is brought to you by Tech Assistant for Blind. हेलो एवरीवन, स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पर मैं क्रिया जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया भर के कोने कोने से लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। यहाँ आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही टैलेंटेड पर्सनालिटी से। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक टीचर है और मैं ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं बताऊंगी, तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं और इनसे सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। आई वेलकम अखलाक अहमद सर। अखलाक सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूवर्स को भी जी बहुत दुआएं आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से मैं भी आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं वेलकम करता हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी सर, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अखलाक सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं? जी एट प्रेजेंट मैं यहाँ AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ। 11th-12th को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और जहाँ तक मेरी बिलोंगिंग का सवाल है तो बेसिकली मैं रहने वाला तो लखनऊ का हूँ, बट फॉर द लास्ट 30-40 years आई एम हियर इन अलीगढ़। तो चूंकि एजुकेशन के पर्पज से मैं यहाँ रहा और फिर अब तो जाहिर बात है यहीं सेटल हूँ, तो आप मुझे कहीं का भी मान लें, बेसिकली इंडियन हूँ। तो इस तरह से अब जहाँ तक मेरी एजुकेशन है तो वो सारी की सारी AMU से ही हुई है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड है जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया 1975 में, और उसके बाद 83 में हाई स्कूल करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। जब ये यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि हमारा ही पहला बैच था जब यहाँ पे 10+2 सिस्टम शुरू किया गया। पहले हमारे यहाँ प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हुआ करता था, यानी 1 year कोर्स बिफोर ग्रेजुएशन, लेकिन हमारा पहला बैच था यहाँ पे के जो कि हमने 11th और 12th किया। उस 1990 में मैंने MA किया इंग्लिश लिटरेचर में, और MPhil में भी एडमिशन लिया था जो मुझे चूंकि बीच में स्पॉन्डिलाइटिस हो गई जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और बाद में PhD में भी ट्राई किया, बट बाय दैट टाइम 97 में मैंने यहाँ जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो PhD उसके साथ कंटिन्यू करना डिफिकल्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई डिसेबल्ड अगर है, खासतौर से कोई ब्लाइंड है, तो उसको बहरहाल ये कि अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में हो तो प्रूव करना होता है। पहले प्रूव करने के लिए उसे 100% देना होता है। तो जाहिर बात है कि वो एट अ टाइम, जिसे कहते हैं ना कि 2 नाव में सवार नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आई हैड टू सैक्रिफाइस माय PhD एंड कंटिन्यू विद माय जॉब। तो इस तरह से ये ब्रीफली मेरी एजुकेशन की कहानी है। ये मैंने आपके सामने रखी। ओके, तो सर आपने कोई चैलेंजेस फेस किए अपनी एजुकेशन में? क्योंकि उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजी में भी इतनी एडवांसमेंट्स वगैरह नहीं थी, और मतलब कैसे टाइप के चैलेंजेस फेस किए, अगर आपने चैलेंजेस फेस किए हैं तो? जी हाँ, यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। एक तो ये कि जाहिर बात है कि जो जनरल एटीट्यूड लोगों का है वो
तो हम सभी को फेस करना पड़ता है। दो तरह का एटीट्यूड होता है। जो अनएजुकेटेड टाइप लोग हैं वो समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और जो सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं वो ये समझते हैं कि हम सभी कुछ कर सकते हैं, हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक एटीट्यूड सोसाइटी में सभी को फेस करना होता है। बाकी जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो उसमें देखें, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर हमें सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट से स्कॉलरशिप भी उस वक्त मिल जाया करती थी थोड़ी बहुत जो थी, और यहाँ हॉस्टल्स वगैरह में रहने, मैं तो खैर हॉस्टलर नहीं रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, हॉस्टल्स में जो रहते थे उनको डाइनिंग वगैरह, लॉजिंग सब फ्री, और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं तो वो कंसेशंस तो मिलते हैं, मगर ये कि जो पढ़ने के लिए हमें बुक्स हैं हमारे लिए फॉर एग्जांपल, या ये कि जैसे कि हम लोगों को रीडर की जरूरत पड़ती है, वो सारी फैसिलिटीज नहीं थी। और उस वक्त जैसा आपने खुद कहा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि भाई यूट्यूब पे देख लिया या बहरहाल ऑनलाइन कोई एक्सेस कर लिया मटेरियल। वो सारा कुछ ना होने की वजह से हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है, वैसे तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो है यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, वो एशिया की जो यूनिवर्सिटी है उनमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो वहाँ कुछ ब्रेल की बुक्स थी उस वक्त, मैंने देखा, मुझे बाद में पता चला, मैंने देखा तो कुछ शेक्सपियर के प्लेज और कुछ इस तरह की चीजें, बट ये है कि नहीं कोई रेफरेंस बुक्स या कोई नोट्स या कोई इस तरह की चीजें नहीं थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ी। मैंने थ्रू आउट द मतलब अपनी जो करियर था एजुकेशन का, और वैसे तो एजुकेशन आदमी की हमेशा चलती रहती है, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, तो उसमें मैंने बारहा यानी कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन से मिला, लोगों से रिक्वेस्ट की, अपनी जो अथॉरिटीज थी कि साहब आप ब्रेल बुक्स अवेलेबल कराएं वगैरह वगैरह, एप्लीकेशंस थी, मैटर परसू किया, दिल्ली भी गया देखने के लिए, BRA भी मैं गया, और उसके बाद अपने एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी होती थी उस वक्त, अब पता नहीं क्या होती है नहीं होती, तो उनके यहाँ भी देखा कि क्या मटेरियल है क्या नहीं है। तो उनके पास भी मटेरियल बहुत लिमिटेड था, और उनका ये कहना था साहब आप यहाँ आ जाएं तो हम आपको पढ़ने के लिए दे सकते हैं। अब अलीगढ़ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाना खाली बुक्स, तो वो तो इम्पॉसिबल था। तो हाँ, उस वक्त ये ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन इनका जो था, वो ये लोग जो थे कुछ 85 के बाद कैसेट्स में रिकॉर्डिंग करके दिया करते थे, क्या आप अपना बुक दे आए और कैसेट दे आए तो आपको रिकॉर्ड करके दे देते थे। तो मैंने भी कई रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे करवाई जो काफी दिनों तक मौजूद रही, बाद में भी उनको डबिंग करके लोगों ने यूज किया। तो इस तरह से हम एक्सेस करते थे मटेरियल को। और सबसे बड़ा तो यानी कि मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया वो ये कि जॉइंट स्टडी का, अपने जो साइटेड क्लास फेलोज थे, तो ये है कि उनके साथ एक तरह का फ्रेंडशिप डेवलप करके, और खास तौर से वो लोग जो थोड़े वीक थे पढ़ने में, वीक से मुराद ये कि देखें, ऐसा होता है कि बाज़ लोग जो इंग्लिश मीडियम से नहीं आते, मैं भी इंग्लिश मीडियम से नहीं आया था, लेकिन जो बाज़ ऐसे थे फॉर एग्जांपल कि उनकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमारे इंग्लिश मीडियम में ही टीचिंग होती है, तो मैं चूंकि जाहिर बात है इंग्लिश में ही अपनी स्टडीज परसू कर रहा था, तो मैं कोई सेल्फ प्रेज वाली बात नहीं है, इसलिए कंपैरेटिवली जाहिर बात है बेटर प्लेस था। तो यूं हो जाता था कि मैं उनके लिए इंग्लिश से उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया करता था, और वो मुझे पढ़ के सुना देते थे, और जो चीज़ें होती थी। फिर बाद में जब हम BA और MA वगैरह में आए तो भी फिर सेल्फ यानी कि ये जॉइंट स्टडी, या थोड़ा बहुत जो अगर फाइनेंशियल, क्योंकि फैमिली में भी क्राइसिस था, मेरे फादर की भी डेथ अर्ली हो गई थी जॉब के दौरान, तो साल में एक आध बार हमारे पास इतना हो जाता था कि हमें 1-2 घंटे का रीडर एक महीने के लिए लगा सके। तो वो मैं यूजुअली सेशनल्स के टाइम पे या फाइनल एग्जाम के टाइम पे 1-2 महीने का रीडर लगा लिया करता था 1 घंटे का। तो इस तरह से वो जैसे कहते नहीं है कि रेंग के बहरहाल यानी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन, और अच्छे से हुई, मतलब यानी कि अच्छी परसेंटेज, अच्छी एबिलिटी के साथ मेरे 12th क्लास में गोल्ड मेडल भी था फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, और मास्टर्स डिग्री भी मेरी गुड सेकंड डिवीजन में है, जो UGC ने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग। तो अच्छी
बात यही रही कि बावजूद इन डिफ़िकल्टीज़ के जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट तो नहीं, बहरहाल एक फॉर्मली जो जहाँ तक चलना था एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री तक वहाँ तक हो पाई। अब तो इस तरह के चैलेंजेस रहे। मैं आज भी यही समझता हूँ कि अब टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद भी आप मुझे ओल्ड फैशन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि देखें ब्रेल जो है वो आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल आनी चाहिए और बच्चों को उसका यूज़ भी करना चाहिए, क्लासरूम में लिखना चाहिए और बुक्स अवेलेबल करानी चाहिए सरकार को ब्रेल में। और अब तो ये मेरे ख्याल से रूल बना दिया है गवर्नमेंट ने कि जो ब्लाइंड टीचर्स हैं स्कूल्स में उनको जो बुक्स वगैरह हैं ब्रेल में वो स्कूल्स अवेलेबल कराएंगे स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ तो खैर बिल्कुल ही नहीं होता ऐसा। मैं आपको बताऊं, मैं टीचिंग, अब तो फिर टॉपिक दूसरा हो जाएगा, वो जॉब के दौरान के चैलेंजेस हो जाएंगे। अभी तो मैंने आपसे बात करी एजुकेशन के दौरान जो चैलेंजेस आए। अब इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई और बात भी हो तो आप पूछना चाहें तो मैं वो बताऊं आपको। जी, वाह, क्या बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये सारी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने जॉब के बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे कि आपका आपके स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा, मतलब ऐसा कोई यादगार मोमेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जो मतलब आपको आपके स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कोई मोमेंट है? वेल देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स के साथ मेरी रिलेशनशिप का सवाल है तो एक आध एक्सेप्शंस को छोड़ के मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही और मैं ये मानता हूँ कि मैं लकी रहा हूँ इस मामले में कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले राइट फ्रॉम डे वन स्कूल से ही, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले। हाँ, हम्म। कोलीग्स मैं कह सकता हूँ, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट परहैप्स नॉट एज गुड एज माई स्टूडेंट्स और एज माई टीचर्स। तो स्टूडेंट्स के जहाँ तक सवाल है तो मैंने देखा बड़े क्यूरियस होते थे बच्चे, और बहुत सारे अभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में मैं मतलब चूंकि इट्स अ गर्ल्स इंस्टीट्यूशन तो मेरी मोबिलिटी अच्छी है नहीं, तो मैं ज़्यादा खुद मूव नहीं करता। मतलब लोग मुझे हेल्प करके क्लासरूम में पहुंचा देते हैं और बच्चे यहाँ क्लासरूम से स्टाफ रूम तक पहुंचा देती हैं। तो मैंने देखा बच्चे जैसे क्लास का टाइम होता था तो खुद स्टाफ रूम में आ गए कि भाई सर को क्लास तक ले जाना है। बास टीचर्स ने मुझे ये भी बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी चीज़ें निकाल के रखता था, बुक्स है या फॉर एग्जांपल कोई नोट करने के लिए कोई पॉकेट फ्रेम वगैरह निकाल लिया, तो उसे हैरत से टच करके देखते थे। तो वो तो खैर एक क्यूरियोसिटी सभी फाइटर्स में होती है। और एक बड़ा अच्छा रिलेशन रहा मेरे साथ, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने कभी किसी को मेरे साथ चीट नहीं करने दिया। आ, किसी ने अगर कोशिश भी की तो उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। और मुझे जो जो पढ़ने में बच्चे अच्छे होते हैं वो यूजुअली लॉयल होते हैं टीचर्स के और बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो खासा कोऑपरेट किया उन्होंने और मुझे हेल्प आउट भी करते थे बीच में, पढ़ाने में भी और अदरवाइज भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में। और कई मौक़ों पे टीचर्स डे पे भी एक बच्ची तो ऐसी थी, जो आपने कहा कि कोई मेमोरेबल मोमेंट, तो मैं समझता हूँ कि एक बच्ची थी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद स्निग्धा शर्मा उसका नाम था। तो उसने एक टीचर्स डे पे एक मुझे कार्ड दिया, जो कि उसने, देखे आम बच्चे तो यूं ही दे दिया करते थे, वैसे भी गिफ्ट देते थे, तो उसने उसको ब्रेल में किसी से लिखवाया, उस अपने ही वर्ड्स को, अपने ही मैसेज को, और वो ब्रेल में लिखवा के मुझे दिया। सो दैट वाज रियली, आई मीन रियली मूविंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, मतलब यानी मैसेज जो उसमें था वो तो अब मुझे याद नहीं रहा, बट ऑब्वियसली द मैसेज वाज आल्सो वेरी काइंड ऑफ वेरी इंस्पायरिंग। मगर उसके अलावा यानी उसकी अप्रोच के उसे लगा कि भाई हाँ ये यानी इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट आई शुड बी एबल टू एक्सेस डायरेक्टली एंड माई सेल्फ। तो उसने वो लिखवा के दिया। दैट वाज रेयर इन 25 इयर्स, किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया।
मुझे याद पड़ता है एक बार ऐसा भी हुआ कि होली का सीजन था, तो कुछ बच्चियां हमारी तरफ, आपकी तरफ भी ऐसा होता होगा कि होली के सीजन पे भुजिया बनती है, हाँ तो जी वो जी। दैट देयर वर सम टू गर्ल्स परहैप्स, वो कुछ बना के लाई उन्होंने, वो मेरे साथ शेयर किया। सो दैट वाज अगेन अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी कि आज भी बच्चे जिन्होंने मैंने पढ़ाया है, यू नो, मैंने देखा कुछ लोग तो ऐसे थे जो एवरी नाउ एंड देन दे यूज टू विजिट द स्कूल एंड मीट मी, आज भी आ जाते हैं, अभी भी, यू नो, so many of my students they are there in the medical college, और वहाँ पे भी आते जाते में मिल जाते हैं। तो कोई डिफरेंट फील्ड्स में है, जाहिर बात है 25 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो कुछ लोग तो मेरे सामने ही, मतलब हमारे यहाँ ही आके टीचर्स हो गए, हमारे पढ़ाए हुए। तो एज अ स्टूडेंट, यू नो, अच्छा खासा कोऑपरेशन रहा। अब देखें, थोड़े बहुत मिसचीफ तो बच्चे करते हैं, वो थोड़ी बहुत बातें या माने क्लास से चुपचाप से भाग जाना कि भाई इन्हें तो पता नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, वो साइटेड टीचर्स की क्लासेस में भी होता है, बट वो चर्चा का विषय नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता चर्चा का विषय कि वो लोग समझते हैं कि एक नॉर्मल एक्टिविटी है, मगर वही चीज जब एक ब्लाइंड टीचर की क्लास में होती है तो चर्चा का विषय बन जाता है। तो वही बात है ना कि जैसे मैंने कहा कि पता नहीं क्या अभी भी, अगरचे कि अब वो लुई ब्रेल वाला जमाना नहीं है, लेकिन जैसे कि मेरे कुछ दोस्त या जानने वाले कहते हैं कि जमाना तो नहीं है, बट वो जीन्स और वो थिंकिंग वही है। अभी भी शायद चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, ये समझते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से आए हुए हैं। तो हम्म। ये थोड़ा सा, बहरहाल, तो इस तरह से ये कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे बच्चों के साथ हैं जो मैंने आपके सामने रखे। हाँ, सो बेसिकली बॉन्ड बहुत अच्छा था आपका आपके स्टूडेंट्स के साथ, अभी भी बहुत यस, ऑफ अच्छा है। कोर्स, नो डाउट, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जी, वाओ, नाइस। सो अब आप अपने जॉब के बारे में मतलब कुछ बताइए। जैसे आपने बताया कि आप 24-25 ईयर्स से जॉब कर रहे हैं, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको अपनी जॉब में? जी हाँ, जॉब में मैं समझता हूँ मैंने जितना जॉब में स्ट्रगल किया उतना एजुकेशन में स्ट्रगल नहीं किया, बिकॉज शुरू शुरू में जब मैं आया तो शायद जो कोलीग्स थे उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि ये एक आदमी, मतलब डिसेबल्ड, यहाँ पे कैसे आ गया, वो भी गर्ल सेक्शन में। यहाँ तो आना चाहिए था किसी फीमेल को। पहले तो उनका हम्म। ऑब्जेक्शन यही था। दूसरी बात ये कि आया तो डिसेबल्ड आया, भाई कोई आंखों वाला आ जाता। चले खैर, अब वो कहानी शुरू हुई। अब मैं आपको एक जो फर्स्ट मेरा जो वो था मैं आपको बताऊं कि पहले तो मुझे इन्होंने जाते जाते ही विद इन 25 डेज कोई करीब 200-250 कॉपीज करेक्शन के लिए दे दी। कोई टीचर थी जो किसी वजह से आ नहीं पा रही थी, तो वो सारा करेक्शन उनका मुझे दे दिया गया। अच्छा खैर, मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। मुझे हालांकि उस वक्त भाई, जब तक एक टीचर एक सेशन पूरा पढ़ाए ना, आप उससे करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। एनीवे, वो मैंने एक्सेप्ट किया, और हालांकि हमारे जो उस वक्त के ओएसडी थे अजीम कुरैशी साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई आप इन्हें कैसे दें, अभी तो इन्होंने 25 दिन ही हुए पढ़ाते हुए, आप इन्हें पूरा पढ़ाने तो दें, उसके बाद ही तो चेक करेंगे ये। तो जो हमारी सब्जेक्ट इंचार्ज थी उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब वो टीचर नहीं आ रहा हमारा, तो हम क्या करें, अब हमें तो करवाना है। ठीक है साहब, अब वो मैंने चेक कर दिया, बगल जैसे चेक किया जाता है वैसे कर दिया। हम्म। तो अब उनका कहना था साहब ये तो बहुत हार्श है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उसमें आज भी मुझे याद है कि उन्होंने प्रेशर का वर्ब पूछा था। ओके। प्रेशर का वर्ब, तो प्रेशर का वर्ब जो होता है वो प्रेशराइज होता है। ओके। बहुत सी बच्चियों ने प्रेस लिखा था, तो हम्म। वो जाहिर है मैंने उस पर मार्क्स नहीं दिए। वो कहने लगे कि आपको मार्क्स दे देने चाहिए थे। मैंने कहा साहब मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ जबकि वो है नहीं। हालांकि खुद एक्सेप्ट कर रही थी कि नहीं होता, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तो बच्चों को मार्क्स देना चाहता हूँ।
दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। हमारे यहाँ 2 सेशनल्स होते हैं। अच्छा, दूसरा सेशनल मैंने चेक किया तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये खुद ही बताया इन्होंने कि मुझे लीनियंट होना चाहिए, तो मैं लीनियंट हो गया। अब उसके बाद जो हमारी सब्जेक्ट इंचार्ज थी उन्होंने एक कॉपी हमारे जो ओएसडी थे, उस प्रिंसिपल नहीं थी उस वक्त, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे अजीम कुरैशी साहब, जो उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में प्रोफेसर थे, उनको इंचार्ज बनाया गया था। उनके सामने एक कॉपी रख दी कि साहब देखिए इन्होंने ये कॉपी चेक की है और इस लड़की के 12 नंबर आने चाहिए थे, इन्होंने 20 नंबर दिए हैं। ओके। खैर वो उन्होंने मुझसे बात की कि भाई ये बताइए कि ये आप कैसे चेक करते हैं कॉपी। मैंने कहा साहब मैं पढ़वाता हूँ और उसको मार्क्स देता हूँ। तो बोले क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2 बताएं और वो 4 लिख दे? मैंने कहा साहब ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो पेड है, उसको पैसे चाहिए। अगर वो इस तरह का काम करेगा तो दोबारा से जाहिर है उसको इस तरह का मतलब एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा साहब ये आपको गलत बताया जा रहा है, आप उनसे कहिए मुझसे फेस टू फेस बात करके मुझे कॉपी दिखाएं कहाँ गलती है। आई चैलेंज। तो वो मैडम जो थी, अब तो खैर रिटायर हो गई, उन्होंने बुलाया मुझे। उस वक्त हमारे यहाँ दोपहर में एग्जाम हुआ करते थे, तो 2 बजे मैं जाके वहाँ बैठ गया। 2:30 बजे से पेपर शुरू होना था। 5:30 बज गए, उन्होंने मुझे कॉपी नहीं दिखाई। और वो वहाँ पे ओएसडी भी थे, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि भाई आप कैसे? मैंने कहा साहब ये ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने उनको बुलाया मैडम को, उनसे कहा साहब आपने इनको बिठा रखा है सुबह से और अभी तक कॉपी नहीं दिखाई आपने इनको। खैर वो उन्होंने कॉपी लास्ट तक मुझे दिखा के नहीं दी। बाद में मैंने समझ लिया, मैंने कहा भाई देखो तालाब में रह के जैसे कहते हैं ना कि मगर से प्यार करना ठीक नहीं है। दरअसल वो चाहती ये थी कि मैं मेरे सेक्शन के बच्चों के मार्क्स उनके सेक्शन के बच्चों से अच्छे ना आए, या जो उनकी पेट टीचर्स थी उनके बच्चों से अच्छे मार्क्स ना आए। तो मैंने एक उनका सिस्टम समझ लिया कि कैसे नंबर क्या क्या देने चाहिए। तो बाद में वो मुझ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने एक तरीका ये निकाला था, देखें कि भाई हम आपकी हेल्प कर देंगे, फर्स्ट सेशन में हम चेक कर देंगे, सेकंड में आप कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट में वो अपने हिसाब से अंदाजा कर लेंगे कौन स्टूडेंट कहाँ पे है, और सेकंड में जब मैं मार्क्स दूं तो वो मुझे चेक कर सकें। तो ये पैटर्न 2-3 साल चला, खत्म हो गया। फिर मुझे धीरे धीरे टिल फर्दर ऑर्डर स्टेटस मिल गया, जब उन्हें लग गया कि भाई अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और उसके उनके जो अपने जो फॉर एग्जांपल क्लोज लोग थे वो परमानेंट भी हो गए। तो फिर धीरे धीरे ऑल दिस डाइड आउट एंड शी रिटायर्ड इन 2005। उस वक्त तक तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके रहते फेस करनी पड़ी। तो अच्छा, टाइम टेबल में भी बहुत सारे इस तरह से प्रॉब्लम्स, जैसे औरों को अच्छा उनके हिसाब से टाइम टेबल दे दिया, मुझे टाइम टेबल दिया तो पता चला कोई क्लास 8 बजे है, कोई 12 बजे है, कोई 2:30 बजे है। तो वो हर चीज़ में इस तरह से एक तरह का आप डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड कह लें या नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड कह लें, वो दैट आई हैड टू फेस। लेकिन उसके बाद से फिर ये है कि थिंग्स बिगैन इम्प्रूविंग। उनके रिटायरमेंट के बाद से, अल्लाह उन्हें अच्छा रखे, मैं मतलब मैंने नाम तो उनका लिया ही नहीं है, बल्कि वो एक मेरे एक टीचर जो बहुत ही, जिनको मैं अपना गुरु भी ऑलमोस्ट मानता हूँ, वो अब तो ख़त्म हो गए, और वेरी कॉम्पिटेंट आदमी थे, इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। उनकी सबसे छोटे बहन थी। मैं जब आया था तो व्हेन आई लर्न दैट शी वाज देयर, तो मेरे जहन में एक बड़ी रिस्पेक्ट थी उनके लिए। मैंने सोचा था उनसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा, बट कुछ नियति का करना ऐसा हुआ कि मैं उनका टारगेट बन गया। तो एनीवे, एक कहावत है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो बहरहाल वो इट ऑल वेंट अवे अल्टीमेटली। आज मैं आपके सामने हूँ, आई at least survived. That is of course a matter of satisfaction for me. ओके। तो सर आपका मतलब जॉब का स्टेटस फिलहाल क्या है? मतलब जी, ये अब आपने, मैं समझता हूँ कि जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है उसको रेज किया है। देखें, मैं पिछले 25 इयर्स से काम कर रहा हूँ और 4 जनरल सिलेक्शन कमिटीज मैंने फेस की हैं, जीएससी जो बोलते हैं जिन्हें, कि जिनमें कि आदमी परमानेंट होता है।
but I'm still a part-time teacher. Okay. मुझे पता नहीं क्यों, मतलब ये देखे ना, या अगर मैं इनकॉम्पिटेंट था तो दे शुड हैव टर्न्ड मी आउट अर्लियर, और अगर मैं कॉम्पिटेंट हूँ तो दे शुड हैव अब्सॉर्ब्ड मी, बट नन ऑफ दिस हैपेंड. आज भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम टीचर. हाँ, फर्क ये है कि एक हमारे यहाँ जो हामिद अंसारी साहब जिस वक्त हमारे यहाँ के वाइस चांसलर थे, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे, तो प्रेसिडेंट या सॉरी मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो वाइस प्रेसिडेंट तो थे ही बहरहाल. एनीवे, तो उनके टाइम में मुझे एक टिल फर्दर ऑर्डर स्टेटस मिल गया. दैट इज, अब मुझे हर ईयर इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ता, वरना यहाँ जो पार्ट टाइम टीचर हैं उन्हें हर ईयर इंटरव्यू फेस करना पड़ता है. तो अगर ये स्टेटस ना मिलता तो मैं समझता हूँ दे शुड हैव किक्ड मी आउट मच अर्लियर, क्योंकि इंटरव्यू में तो किसी को भी काट देना बहुत आसान है. तो अब इन्होंने क्यों परमानेंट नहीं किया ये यही बेहतर जान सकते हैं. मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा होगा कि भाई परमानेंट मुझे नहीं होना अभी तक, तो नहीं हुआ मैं. अब मैं स्टोरीज तो बहुत है मेरे पास बताने को, लेकिन आपके पास टाइम भी ज़ाहिर लिमिटेड होगा, और सारी ऑफ द रिकॉर्ड स्टोरीज हैं. मैं उसमें यह है कि कहीं से कोई एविडेंस तो ला नहीं सकता, लेकिन आप इतने तो मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी और आप भी इतना तो मैं ख्याल से अग्री करेंगे कि बिकॉज कि भाई ठीक है, एक आदमी अगर थोड़ा बहुत इनकॉम्पिटेंस सभी में होता है, थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस सबसे हो जाता है, बट उसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट है तो ही शुड हैव बिकम परमानेंट विद इन 25 इयर्स, इजंट इट? 25 साल तो ड्यूरेशन पूरा होता है आदमी का जॉब का, है ना. 25 साल में तो यूजुअली रिटायर हो जाता है आदमी. तो 30-35 की एज पे भी अगर वो जॉब करना शुरू करे तो यूजुअली 25 साल में रिटायर हो जाता है. और यहाँ 25 साल पे परमानेंट भी नहीं हो पा रहा रिटायरमेंट, तो ऐसा एक दूर की बात है. तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला तो है. अब वो चाहे मेरे एंड पे हो आप माने, चाहे उनके एंड पे, पूरी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी. मेरा अपना जो इसमें आर्गुमेंट है वो यही है कि भाई ठीक है, अगर मैं इनकॉम्पिटेंट था तो मुझे पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए था, और अगर मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए था. हो सकता है वो ये कहें कि भाई हमें आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग मिल गए, तो ठीक है, इट्स अप टू देम. अब इसका फैसला तो आई मीन ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी ही कर सकती है. बट एनीवे, आप समहाउ मैं समझता हूँ कि मैं अगर आप पूरे इंडिया की मिसाल लें, इंक्लूडिंग ब्लाइंड पीपल एंड साइटेड पीपल, तो गवर्नमेंट जॉब में बरसों जो है वो टेम्पररी काम करना, इट्स अ रेगुलर फीचर. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा है कि बरसों लोग 20-20, 22-22 साल काम करते रहे. हमारे अपने सीनियर्स भी, जो कि रिटायरमेंट से एक साल पहले जिनको परमानेंट किया गया उस आउट ऑफ सिंपैथी के भाई चलो ये रिटायर होने वाले, इनको अब इस साल परमानेंट कर देते हैं. तो ऐसा होता रहा है. फिर मैं तो जाहिर बात है कि क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड भी हूँ, तो मे बी इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड और द पार्ट ऑफ द सिस्टम. हो सकता है कि अब आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात लोगों तक जाए और इससे कुछ शायद फर्क पड़े, या फर्क ना भी पड़े तो एटलीस्ट मतलब कुछ अवेयरनेस तो पैदा हो लोगों में. जी, सच में सर ये आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लग रही है मुझे, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत इंस्पायरिंग लग रही होगी. इतना स्ट्रगल करने के बाद भी मतलब आपने हार नहीं मानी है, ये एक बहुत बड़ी चीज है. और आपकी ये स्टोरी सुनकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है. मोस्ट वेलकम. तो हाँ, रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं. तो सर चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आपके जॉब के अलावा, आपके प्रोफेशन के अलावा, आपके फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है आपकी? यूजुअली मेरी जो
इंटरेस्ट हैं वो उनमें फॉर एग्जांपल म्यूजिक है, पोइट्री है, लिटरेचर है एज अ होल, आम खास तौर पे पोइट्री, और जाहिर बात है कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह से, पॉलिटिक्स से अवेयर रहना वो तो खैर ये नहीं ज़रूरी है हम सब के लिए। तो मैं बेसिकली म्यूजिक है, पोइट्री है, रिलीजन है, ये इनको जो है वो इसमें इनके थ्रू अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। और अब तो चूंकि टेक्नोलॉजी है इतनी, तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो गया है, आपके भी चैनल के वीडियोस वगैरह सुनता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, और अपना थोड़ा जितना से ज़्यादा अपने आप को टेक्नोलॉजी में भी क्रिएटिव बना सकूं, कोशिश मेरी ये रहती है। तो अब उसमें एक फील्ड ये भी ऐड हो गई है आप टेक्नोलॉजी की। जी। और सर आपकी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? इट्स अ वेरी स्मॉल फैमिली, मी, माय वाइफ एंड माय 3-year-old डॉटर। ओके, तो वाओ। अभी मैंने इन लोगों को जो है ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रखी है कि भाई देखना थोड़ा प्लीज आधे घंटे के लिए जो है ना शोर ना हो, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो बीच में। तो अच्छा, मैंने डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है। तो इस तरह से फैमिली भी एक तरह से लिमिटेड ही है, दायरे अभी। तो सर जैसा कि आपने बताया आपको पोएट्री में इंटरेस्ट है, तो कोई पोएम सुनाइए। देखिए, मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, मैंने ओके। खुद मैंने एक जमाना था जब कुछ कंपोज करने की कोशिश की थी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ओके। मगर पता नहीं क्यों वो मुझे अजीब सा लगा, और वो आई मीन दैट आई फाड़ के फेंक दिया मैंने वो। उसके बाद फिर ओ। कभी ट्राई नहीं किया। तो अशार तो बहरहाल मुझे बहुत याद है, लेकिन एक शेर जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शेर सुनाया जिंदगी के मतलब जिंदगी को चैलेंज करते हुए कि किस तरह से हौसले बुलंद हैं। तो ऐसा होता है कि हम लोग, क्या होता है ना कि थ्रू आउट अपनी मंजिल की तलाश में रहते हैं। या। तो मंजिल जिसको मिल जाती है वो समझता है कि वो कामयाब है ना, जिसको जो अपना गोल अचीव कर लेता है। बट मैं समझता हूँ कि मंजिल की तलाश में लगे रहना भी अपने आप में एक कामयाबी ही है, क्योंकि कितने ही ऐसे होते हैं जो मंजिल की तलाश भी छोड़ देते हैं। तो किसी शायर का शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा, क्या कोई बात है। हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। हाँ। तो इस तरह से ऐसे भी होता है, ये भी एक लाइफ है, यू नो, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, ये भी एक लाइफ है। तो as long as you want to live, you try to live, you struggle to live, you are living. But the moment you stop struggling, basically you are dead. चाहे आपकी सांस चल भी रही हो, मौत जब भी हो जाती है आदमी की जब वो कोशिश करना छोड़ देता है, ऐसा मेरा मानना है। जी। ओके। सो सर, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं वेरी हम्बली ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को पहले तो इस लायक ही नहीं समझता कि मैं कोई मैसेज दे सकूं, क्योंकि बिकॉज आई एम अ फेलियर। तो मैसेज तो सक्सेसफुल मैन दिया करते हैं, लीडर्स दिया करते हैं, या वो लोग जो आइडियल्स हुआ करते हैं वो देते हैं। बहरहाल एनीवे, क्योंकि मैं मतलब फाइट इट आउट वाली सिचुएशन है मेरी, मैं फाइट कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो फील्ड में होंगे और स्ट्रगल कर रहे होंगे, और उनके साथ भी ऐसे बीच में मौके आए होंगे जबकि उन्हें लगा होगा कि यार सब बेकार है। इवन कुछ लोग तो मैंने सुना है कि सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देखें, असल जिंदगी एक 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 एक, एक नॉवेलिस्ट है अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिसकी एक नॉवेल बहुत मशहूर हुई थी। आपने शायद उस पर मूवी भी देखी हो, अ फेयरवेल टू आर्म्स।
हॉलीवुड में उसकी मूवी बनी थी और उसका शायद हिंदी संस्करण भी आया हो। तो बहरहाल आदमी को आप तबाह तो कर सकते हैं, हरा नहीं सकते। तो वो एक उसकी जिसपे जिस नॉवल पे उसे यानी नोबेल प्राइज मिला, उसमें उसने दिखाया कि एक बूढ़ा आदमी जो है, जो एक व्हेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आखिर में एंड में वो मर जाता है, मगर उसके हाथ व्हेल का ढांचा आ जाता है। तो अल्टीमेटली ही इज विक्टोरियस ऑल्दो ही इज डेड। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि सही मानों में जीने की जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ लिविंग इज that we must keep making effort. The moment we cease to make effort, we cease to exist, we ultimately die. जब भी हम एफर्ट करना छोड़ देते हैं तो हम मृत हो जाते हैं, चाहे हमारी सांस चल रही हो। तो एफर्ट करते रहना ही अपने आप में इनफ रिवॉर्डिंग है, इनफ जो है वो अचीवमेंट है। क्योंकि हम में से कितने ही ऐसे हैं जो एफर्ट ही नहीं करते, एक लेवल पे आके एफर्ट छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट वी आर इन द क्यू में रहना उससे बेहतर है बनिस्बत के हम काउंटिंग में ही ना हो। ठीक है, कामयाब होना नाकाम होना ये तो तकदीर की बात है। अब हम में से कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं होता। सक्सेस और फेलियर हमारे पावर में है ही नहीं। मेकिंग एफर्ट इज इन आवर हैंड एंड दैट्स व्हाट वी शुड इंश्योर। वी शुड बी सिंसियर इन मेकिंग एफर्ट। बस यही मैं कहना चाहूंगा, इसी में ही कामयाबी है। जी बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे तो पर्सनली काफी इंस्पायरिंग लगी आपकी स्टोरी। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आप डट कर खड़े हैं, एंड यही सोचकर मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सीरियसली, एंड आई रियली एंजॉयड। सो थैंक यू सो मच सर, दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इस लायक समझा कि मुझे अपने स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका दिया, और इस लायक समझा, मतलब इस चैनल के लायक समझा। यही मेरे लिए, आई मीन, इट्स समथिंग वेरी सेटिस्फाइंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपका दूसरा चैनल है, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि उतनी ही तरक्की आपका ये चैनल भी करे। और व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। आई थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे अखलाक अहमद सर, और इनसे बात करके, इनके बारे में जानकर मुझे तो बहुत बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा। सो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और मुमकिन हुआ तो मैं किसी दिन फिर जरूर मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।